हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और बोर्ड प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं लोकेश गौतम पी एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आपकी बोर्ड प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लेकर आए हैं मेगा बोर्ड रिवीजन सीरीज, जो कि आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलने वाली है। साथ ही हम मेगा क्विज सेशन भी रखने वाले हैं, जो कि आपको पी एकेडमी के एप्लीकेशन पर देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें तो अब तक हम चैप्टर 1 को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जो कि है सॉल्यूशन। पहले जाइए और उसे देखिए, जिसने नहीं देखा है वो जाइए और सॉल्यूशन चैप्टर को जल्दी से देख कर आइए, क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आइए साथ बने रहिए और हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। काफी जल्दी होने वाला है, लेकिन हम यहाँ पर सभी चीजें 1 बाय 1 कवर करेंगे। साथ बनाए रखिए, जाना नहीं है किसी को भी जल्दी। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंदर हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन पर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर को हम 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा, उस पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कंडक्टेंस, जिसमें हम जितनी भी टाइप्स ऑफ कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, वो देखने वाले हैं टाइप्स। सेकंड हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ईसीएस, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ईसीएस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थर्ड हम देखने वाले हैं गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल। और फोर्थ पार्ट हमारा होने वाला है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इस पूरे चैप्टर को हम 4 पार्ट में कवर करने वाले हैं, जिसमें से पार्ट 1 के अंदर हम कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को कवर करेंगे। सेकंड पार्ट के अंदर हम गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बेसिक टर्म से, इलेक्ट्रोलाइट। साथ बनाए रखिए। चलिए आते हैं हमारे मेन चैप्टर पर। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जिसके एक्वस सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट किया जाता है, और वो किसके कारण होती है? ड्यू टू फ्री आयंस। फ्री आयंस की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कंडक्ट होती है। जैसे कि एग्जांपल लिखे हुए हैं साल्ट, एसिड एंड बेस। अगर हम यहाँ बात करी जाए तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हमें देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, 2 टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि वाटर में डालने पर कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, जिसे हम वाटर में डालें और कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, जिसका अल्फा 100% होता है, और हमें हाई कंडक्टिंग सॉल्यूशन देखने को वहां मिलता है। उसे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है। वहीं अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट की, सेकंड पॉइंट है हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट जिसे वाटर में डालने पर पार्शियली डिसोशिएट हो, या फिर जिसका अल्फा 100% नहीं होता है, जो पार्शियली डिसोशिएट होता है और लो कंडक्टिंग सॉल्यूशन को बनाता है, उसे हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। उस सॉल्यूशन को वीक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म हम देखने वाले हैं, फर्स्ट हमारा हो गया इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड हमारा कंडक्टेंस या कंडक्टर। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो दो तरह के कंडक्टर हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर, और सेकंड इज आयनिक कंडक्टर।
आयनिक कंडक्टर जो मेटेलिक कंडक्टर है उसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेशन या कंडक्टर भी बोला जाता है, और आयनिक जो कंडक्टर है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड बोर्ड के अकॉर्डिंग इनका जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि हम देखने वाले हैं, जो कि आप याद भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक कंडक्शन कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कंडक्टर। तो यहाँ हम इसके बीच का डिफरेंस देखने वाले हैं, जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। देखिए, अगर मेटेलिक कंडक्टेंस के फर्स्ट पॉइंट की बात करी जाए, तो मेटेलिक कंडक्शन इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो भी कंडक्शन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में जो फ्री जो भी कंडक्शन होता है वो किसके कारण होता है? मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, यहाँ पर आयंस की वजह से होता है, डायरेक्ट याद रखेंगे। मेटेलिक कंडक्शन में जो मूवमेंट है, कंडक्शन है, वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से, यहाँ आयंस की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखा जाता है मेटल और मेटल एलॉय यूज में लिए जाते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट यूज में लिए जाते हैं। जो सॉल्यूशन देखने को मिलता है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है, जिसमें साल्ट, एसिड, बेस होते हैं। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इस वजह से क्या हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। तो मेटल यूजली हैव लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री आयंस, फ्री इलेक्ट्रॉन, सॉरी, फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो किसी भी मेटल के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से कंडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमें लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, क्योंकि जो मेटल है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्री आयंस काफी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट्स होते हैं। जबकि अगर बात करी जाए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन की, तो यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, वो देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कैन हैव अ वाइड रेंज of resistance depending on the concentration and type of ion present in the solution। ये किस पर डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पर एंड टाइप ऑफ आयंस पर, किस तरह का हमने सॉल्ट यूज में लिया है, वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उसके बेसिस पर यहाँ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं फोर्थ पॉइंट, इट इन्वॉल्व नो केमिकल चेंज। यहाँ पर जो भी फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से किसी तरह का केमिकल चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाते हैं, देन उसके बाद में उसके आयंस का फ्लो जो कंडक्शन हो रहा है वो आयंस के फ्लो की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व होता है। उसी तरह से फिफ्थ पॉइंट, किसी भी तरह का मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लो किसका हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का। लेकिन यहाँ पर आयंस का फ्लो हो रहा है, आयंस जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैटर का जो है वो ट्रांसफर होता है। सिक्स पॉइंट, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर। सब सही चल रहा है? बिल्कुल सब सही चल रहा है। कमेंट करके बताइए बेटा, आवाज और स्क्रीन शो हो रही है ना? सब सही चल रहा है ना? ठीक है, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स, मेटेलिक कंडक्शन डिक्रीज विद द इंक्रीज टेम्परेचर। जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से यहाँ पर कंडक्शन, या बोल सकते हैं कंडक्टेंस, कंडक्टेंस में क्या देखने को मिलती है? कमी देखने को मिलती है, कंडक्टेंस डिक्रीज हो जाता है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर यहाँ पर तो जो हमारा कंडक्टेंस है वो डिक्रीज होता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं हमें। जो मेटल कंडक्शन है उसके लिए एग्जांपल हो गया हमारे कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड टीन। ये सभी की सभी क्या है? मेटल है। और इसके जो मेटेलिक कंडक्शन के अंदर हमें मेटल ही देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोलाइट और उसके सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले हैं, जैसे एसिड, बेस, साल्ट।
तो ये जो था ये एक तरह से डिफरेंस था मेटेलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में, जो कि हमें रटा हुआ होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है बोर्ड में। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम। डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म फॉर आयनिक कंडक्टर। अब हमारा थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूले हैं जो हम वन बाय वन देखने वाले हैं। डिफरेंट कंडक्टेंस टर्म्स फॉर आयनिक कंडक्टर। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस, जिसे आर से डिनोट करा जाता है। इसकी डेफिनेशन है, इट इज द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच अपोज द फ्लो ऑफ आयन ऑन इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड पर आयंस के फ्लो को अपोज करते हैं उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है, जिसकी यूनिट होती है ओम। इस तरह से इसे डिनोट करा जाता है, यूनिट रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। सेकंड हमारा पॉइंट है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को जी या फिर सी से, दोनों से रिप्रेजेंट करा जाता है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम यहाँ लिख सकते हैं जी या सी इक्वल टू 1/r। जो हमारा कंडक्टेंस है वो हो जाता है 1/रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट होती है यूनिट। यूनिट भी याद रखनी है बेटा, ओम इनवर्स, क्योंकि 1/ओम है तो ये ऊपर आ जाएगा तो ओम इनवर्स, या इसको यूं भी बोल देते हैं MHO, या फिर साइमन, इनवर्स। तो याद रखना है, नहीं साइमंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंडक्टेंस। थर्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रो से डिनोट करते हैं, रो। इसको बोला जाता है, एक और नाम होता है इसका रेजिस्टिविटी, लिख देते हैं ताकि आपको याद रहेगा, रेजिस्टिविटी नाम याद रखने हैं। रेजिस्टिविटी जिसे रो से डिनोट करा जाता है। अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो आर है, आर प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाया जाता है तो दुनिया में कौन आता है, बेटा, एक नया कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रो। एक नया कांस्टेंट आ चुका है रो, जिसे बोला जाता है रो। इट इज दिस इज ए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो यहां से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए भाई, आ रहे हैं रो इक्वल टू RA डिवाइड बाय L। तो ये हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होने वाला है, जो हमें डायरेक्टली याद रखना है। इनके ऊपर क्वेश्चन हमें आगे देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट यूनिट की बात करी जाए तो देखो, आर क्या है, ओम, और एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो ये होगा सेंटीमीटर। ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है यहाँ तक। अब हम देखने वाले हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सबको समझ में आ रहा है बेटा? कमेंट करके बताइए, किसी भी तरह का कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम कप्पा से डिनोट करते हैं। नाम सुना होगा कप्पा, भाई कप्पा के, इसे हम कप्पा से डिनोट करा जाता है। इसे एक और नाम से जाना जाता है कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ए कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज ए कंडक्टिविटी एंड कप्पा से भी डिनोट करा जाता है। अब यहाँ पे जो कप्पा होता है वो 1/, या बोल सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली होता है 1/रो के। कप्पा जो है 1/रो हो जाता है। रो की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी हुई है, तो यहां से ये हो जाएगा 1/RA/L। जब इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये हो जाएगा K इक्वल टू 1/1, नहीं ये L ऊपर चला गया, RA, L/RA। कुछ देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे? फर्स्ट फॉर्मूला ये आ चुका है हमारा, जिसे हम याद रखेंगे। अगर इसे और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा जाए तो देखिए यहाँ पर
क्या ये 1/r, 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 1/r को हम कंडक्टेंस भी लिख सकते हैं, तो K इक्वल टू हो गया G, K इक्वल टू हो गया G, क्योंकि 1/r को हम यहाँ पे G भी लिख सकते हैं इनटू जो L/A होता है, इसको बोला जाता है, एक तरह से कांस्टेंट होता है जिसे बोला जाता है G स्टार, G स्टार जो कि होता है हमारा सेल कांस्टेंट, जो कि होता है सेल कांस्टेंट। तो एक फॉर्मूला में यहाँ पे ये भी याद रखेंगे, अगर हमें कंडक्टेंस दिया हुआ है और सेल कांस्टेंट दिया हुआ है और कप्पा निकालने को बोला है, तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज में ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या फिर कप्पा के दो फॉर्मूले हो जाते हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगर यूनिट की बात करी जाए, यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट यूनिट अगर निकाली जाए तो ये हो जाएगा 1/r, मतलब ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हो गया सेंटीमीटर इनवर्स, या हम लिख सकते हैं साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको यूनिट भी निकालनी आनी चाहिए बेटा। यहां तक क्लियर है सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम होने वाली हमारी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस हम डायरेक्ट सबके फॉर्मूले याद रखेंगे ताकि क्वेश्चन में हेल्प मिले। मोलर कंडक्टेंस की अगर बात करी जाए तो मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी, इसको इसको लिखा जाता है डेल्टा एम। डेल्टा एम इज ए मोलर कंडक्टेंस, जिसका फॉर्मूला होता है कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम। स्मॉल एम इज ए मोलेलिटी, स्मॉल एम इज ए मोलेलिटी, लिख देते हैं। एम हमारा हो जाएगा मोलेलिटी। मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, नहीं पता तो लास्ट लेक्चर देख के आइए। मोलेलिटी मोलेलिटी हो जाता है हमारा मोल ऑफ सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन केजी। तो जब भी हमें मोलर कंडक्टेंस से मोलर कंडक्टिविटी निकालनी होगी तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज लेंगे, डेरिवेशन पे नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज आने वाला है, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो हो जाता है लैम्बडा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेलिटी। वहीं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस या जिसे बोला जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, तो वहां पर इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्विवेलेंट इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेलिटी, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेलिटी। अगर इसकी यूनिट की बात करी जाए, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट, मोलर कंडक्टेंस की यूनिट बताइए, निकालिए जल्दी, जल्दी निकालिए, क्या होगी? ओम इनवर्स या कप्पा की बताइए पहले क्या था? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स और अपॉन में मोलेलिटी। मोलेलिटी की अगर निकालेंगे तो डायरेक्ट लिख लेते हैं अपन ओम इनवर्स। देखिए मोल भी आ रहा है अपॉन में मोल, तो ये हो जाएगा ऊपर मोल इनवर्स सेंट, मोल इनवर्स सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहेगा। इसी तरह से इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की निकाल लीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस पे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं जो कि फॉर्मूला बेस है, तीनों के तीनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं हमेशा की तरह, बाकी क्वेश्चन आप करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे कि आपसे क्वेश्चन बने या नहीं बने और आंसर क्या आने वाला है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। द रेजिस्टेंस ऑफ सेल filled with 0.01 N BaNO32 solution is 210 ohm and cell constant is 0.66 centimeter inverse.
फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर एक ये मोलैलिटी नहीं होता, एक मोलैरिटी होता है, गलती से लिखा है मैं आगे बेटा। ये मोलैरिटी है, मोलैरिटी। ये मोलैलिटी नहीं है, मोलैरिटी है। फ्लो में गड़बड़ हो गई। ये हमारा हो जाएगा मोलैरिटी। मोलैरिटी इक्वल टू, जो कि होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी इक्वल टू होता है एन सोल्यूट, मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यहाँ पर भी अगर बात करी जाए तो ये होगा नॉर्मलिटी, क्योंकि इक्विवेलेंट की बात कर रहे हैं और इक्विवेलेंट के केस में हम नॉर्मलिटी को ले लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है, नॉर्मलिटी इक्वल टू हो जाता है हमारा मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, या बोल सकते हैं हम एन फैक्टर भी बोला जा सकता है। तो अब आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए यही गलती हमें पता लग गई, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, द रेजिस्टेंस ऑफ सेल फिल्ड विद 0.1 N BaNO3 ट्वाइस सॉल्यूशन इज 210 ओम एंड सेल कांस्टेंट इज 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स। फाइंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या फाइंड आउट करना है? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, नॉर्मलिटी दी हुई है। एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मलिटी दी हुई है BaNO3 ट्वाइस, जिसकी हमें नॉर्मलिटी दी हुई है बेटा 0.01 N, और हमें पूछा गया है मोलर कंडक्टिविटी बताइए। तो एक और रिलेशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमें याद होना चाहिए, जो कि हम यहाँ लिख लेंगे साइड में। अब देखिए रिलेशन जो है वो लिखने वाले हैं हम, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बीच एक रिलेशन होता है जो कि हमें याद होना चाहिए। मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंस कंडक्टेंस इनटू एन फैक्टर। ये दोनों जो है हमारे मोलर कंडक्टेंस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इनके बीच का रिलेशन होता है जो हमें याद होना चाहिए। इसी तरह हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें नॉर्मलिटी दी हुई है, मतलब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिखिए, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू कप्पा इंटू 1000, कप्पा इंटू 1000 अपॉन अपॉन नॉर्मलिटी। यहाँ पर अगर हमें कप्पा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कप्पा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इक्वल टू। अब यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, एक तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है और सेल कांस्टेंट दिया हुआ है। अब रेजिस्टेंस और सेल कांस्टेंट दिया हुआ हो तो उस केस में हम क्या यूज में लेते हैं, 1/R, और सेल कांस्टेंट हो जाता है हमारा जी स्टार। गायक कलाकार नहीं है, यहाँ पे जी स्टार है, सेल कांस्टेंट, तो ये 1/210 मल्टीप्लाई 0.66, ये हमारे कप्पा की वैल्यू होने वाली है, जो कि हम यहाँ पर मेन हमारे फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1/210 इंटू 0.66
66 into 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या दी गई है 0.01 0.01 मतलब ये हो गया 10 की पावर -2। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा लैम्बडा इक्विवेलेंट। लेकिन हमसे पूछा क्या है बेटा, हमसे पूछा है मोलर कंडक्टेंस लैम्बडा मोलर। तो यहाँ पर एम, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लैम्बडा इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर जो होगा यहाँ पर होगा 2, क्योंकि हमें दिया हुआ है BaNO3 ट्वाइस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम जो भी वैल्यू लैम्बडा इक्विवेलेंट की निकलेगी उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा, मोलर कंडक्टेंस देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करना है। इसी तरह से आपको सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन करना है। सेकंड क्वेश्चन में हमने दोनों की वैल्यू पूछी, एक को निकालिए एंड उसके एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एंड थर्ड हमने पूछा है मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पर हमने सारी जितनी भी कंडक्टेंस टर्म्स हमने पढ़ी है उनका यूज होने वाला है। फर्स्ट रेसिस्टिविटी, सेकंड कंडक्टिविटी जो कि होता है कप्पा, ये होता है हमारा रो, और मोलर कंडक्टिविटी जो कि होता है हमारा लैम्बडा एम। हमें तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है, 2 क्वेश्चन आप करेंगे और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं हम, इसी को आगे बढ़ाते हैं बेटा। अब चलिए सब सही चल रहा होगा तो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, अब इसे समझेंगे क्या होता है ये। सबसे पहले है इंटर आयनिक अट्रैक्शन। देखिए जब भी इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाला जाता है तो वो क्या होता है, डिसोशिएट हो जाएगा अपने आयंस में। अब अपने आयंस में डिसोशिएट होने के बाद अगर उन आयंस के बीच में जो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है वो अगर ज्यादा होंगे, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स मतलब हम बोल देते हैं आई ए अगर ज्यादा होंगे, जब इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे तो मोबिलिटी ऑफ आयन, मोबिलिटी ऑफ आयन MOI, मोबिलिटी ऑफ आयन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अट्रैक्शन है तो जो आयंस का मूवमेंट है वो क्या देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा। जब मूवमेंट कम देखने को मिलेगा तो हमें यहाँ पर कंडक्टेंस जो कि हम C से डिनोट कर रहे हैं, जो कंडक्टेंस है वो भी कम देखने को मिलने वाला है। जब भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होंगे तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होंगे, कम होंगे, तो इस बेसिस पे कंडक्टेंस भी कम होने वाला है। नेक्स्ट हमारा सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ आयन, सॉल्वेशन या हाइड्रेशन ऑफ आयन। अगर सॉल्वेशन ज्यादा होगा, सॉल्वेशन अगर ज्यादा होगा तो यहाँ पर जो मोबिलिटी ऑफ आयंस है, मोबिलिटी ऑफ आयंस है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए सॉल्वेशन ज्यादा हुआ, सॉल्वेशन मतलब कोई आयंस आया उसको वाटर मॉलिक्यूल ने घेर लिया है अच्छी तरह। अगर उसको वाटर मॉलिक्यूल ने अच्छी तरह घेर लिया है तो जो मोबिलिटी है, मूवमेंट है आयंस का, वो कम हो जाएगा। अगर मूवमेंट ऑफ जो आयंस है, मोबिलिटी ऑफ आयन है वो कम हो जाएगा तो उस केस में कंसंट्रेशन जो कंडक्टेंस है वो भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी जो गाढ़ापन। अब यहाँ पे कोई आयन आया है, अब जो हमारा सॉल्वेंट है वो बहुत गाढ़ा है, विस्कोसिटी है, तो इजिली मूवमेंट नहीं कर पाएगा। जब वो इजिली मूवमेंट नहीं कर पाएगा तो उसकी मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयन कम होने वाला है, इस वजह से कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत छोटी छोटी टर्म्स हैं। जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी तो मोबिलिटी ऑफ आयंस
कम होंगे, कंडक्टेंस भी कम हो जाएगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स आ गई है बेटा। टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर देखिए, अब आपने इलेक्ट्रोलाइट को कहाँ डाला है, वाटर में डाला है, जो कि अपने आयंस में डिसोशिएट हो चुके हैं। अब आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर आयन, जो आयंस है उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। आयंस की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो हम बोल सकते हैं मोबिलिटी ऑफ आयन जो होगा वो बढ़ जाएंगे, मूवमेंट बढ़ जाएगा ना भाई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, अब मूवमेंट जो होगा आयंस का वो बढ़ जाएगा। जब मूवमेंट बढ़ गया है तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ गए हैं, तो हम बोल देंगे भैया कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ जाता है। याद रहेगा पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, अगर पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ गया है मींस, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ गया है मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बढ़ जाता है, इस वजह से मोबिलिटी ऑफ आयंस, मोबिलिटी ऑफ आयंस या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाए, बढ़ जाएंगे। डाइलेक्ट्रिक पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ गया है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर आयनाइजेशन, आयनाइजेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि पोलैरिटी बढ़ेगी सॉल्यूशन की तो और ज्यादा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आयन अपने आयंस में डिसोशिएट होंगे। जब आयंस में डिसोशिएट हो रहे हैं तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ रहे हैं, लिख देते हैं नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस अगर बढ़ रहे हैं तो बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए कमेंट करके। नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है, कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट बढ़ने पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, आयनाइजेशन बढ़ जाता है तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है डाइल्यूशन। आप क्योंकि अभी अगले नेक्स्ट 10 मिनट तक डाइल्यूशन ही करने वाले हैं हम, करे जाएंगे डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के केस में जब भी डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है, चाहे कुछ भी हो। डाइल्यूशन अगर कर दिया तो कंडक्टेंस बढ़ गया है। अब क्यों बढ़ गया है, किसका बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो हम देखने वाले हैं। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाला जाता है तो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है। जब वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो गया है मतलब उसका अल्फा 1 है। अब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूट, लेक कर रहा है बेटा थोड़ा, डाइल्यूट। हाँ, अब हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने पर इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स, अरे बताओ अभी बताए, इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स। भाई आयंस क्या होंगे डाइल्यूशन करने पर, दूर दूर जाएंगे। जब आयंस दूर दूर जा रहे हैं तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। वहीं अगर हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो अल्फा होता है वो बहुत कम होता है, अल्फा कम होता है। और डाइल्यूशन करने पर, डाइल्यूशन पहले अब हम डाइल्यूट कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने पर जो है अल्फा बढ़ेगा, डाइल्यूशन करने पर अल्फा बढ़ता है, और अल्फा बढ़ रहे हैं मतलब सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ आयन जब भी बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है, कंडक्टेंस बढ़ जाता है। जब भी नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के केस में डाइल्यूशन करने पर कंडक्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों के लिए अलग अलग है। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हमने डाइल्यूशन करा तो वहां जो आयंस थे वो दूर दूर जा रहे थे, और इस वजह से इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स कम हो रहा था और कंडक्टेंस बढ़ रहा था। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में डाइल्यूशन करने पर अल्फा जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो बढ़ जाएगा। जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ने वाले हैं, और नंबर ऑफ आयन जब भी बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस बढ़ जाता है। क्या आप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं, कंडक्टेंस के बाद अब अगला है
वीक इलेक्ट्रोलाइट के बाद है हमारा अगला कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के केस में कंडक्टिव मीन्स कप्पा। अरे कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टेंस भूल तो नहीं गए, अभी पढ़ाए हैं कप्पा। अब यहाँ पर जब भी डाइल्यूट करा जाएगा, ये वाला केस थोड़ा अलग है। जब भी डाइल्यूट करा जाता है, डाइल्यूशन के केस में कप्पा की वैल्यू कम हो जाती है, जबकि कंडक्टेंस तो बढ़ रहा है। कंडक्टिविटी यहाँ बोल सकते हैं हम, जब भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करा जाता है तो कंडक्टिविटी कम हो जाती है। कारण, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। लिख देंगे यहाँ पे ताकि आपको याद रहे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज भी लिख देते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज। पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए हैं। जब पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो गए हैं, इस वजह से हमारे कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट टर्म है हमारी मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस मीन्स डेल्टा एम। साथ के साथ हम इसमें ले रहे हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी ले लेते हैं, डेल्टा इक्विवेलेंट, दोनों एक साथ ले रहे हैं। मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जब भी डाइल्यूशन होगा, डाइल्यूट करने पर, जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो डाइल्यूशन के केस में डाइल्यूशन करने पर मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों की वैल्यू बढ़ जाती है। एंड यहाँ पर बोल सकते हैं कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो नोट करके लिखेंगे, फाइनल समरी जरूर लिखनी है, जो कि याद रखना है भाई साहब। सब नोट डाइल्यूशन का है, बस ओनली है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन के केस में जब भी डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है, लेकिन कंडक्टिविटी की वैल्यू मीन्स मतलब कप्पा की वैल्यू कम हो जाती है। कंडक्टिविटी की वैल्यू कम हो जाती है डाइल्यूशन के केस में। कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टेंस बढ़ता है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। याद रखना है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इधर क्वेश्चन भी दी गए हैं। अच्छा, इन्होंने आंसर भी, टाइप राइटर ने आंसर भी लिख दिए, वाह वेरी गुड। यहाँ पर आंसर भी दे दिए हैं तुम्हें। अरे हटा दो, ये आंसर नहीं देखना है अभी, तो हटा दो, कम से कम देख लिए, कोई बात नहीं, हटा दो, थोड़ा मुझे भी समझाने दो, हटा दो। विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम कंडक्टेंस। देखिए मैक्सिमम कंडक्टेंस बताना है, यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं जब चारों ऑप्शन की जो कंसंट्रेशन है वो सेम होने वाली है। जब कंसंट्रेशन सेम होने वाली है तो हम यहाँ पर आयंस आयंस देखेंगे। जब इनको मैं वाटर में डालूंगा तो ये 2 आयंस देंगे, जब मैं इसको वाटर में डालूंगा तो ये 3H+, और किसमें टूटेंगे, PO4-3। PO4-3 कितने आयंस दिए हैं, 4 आयन। यहाँ पर जब, अच्छा ये रिपीट कर दिया क्या, अरे भाई यहाँ ले लो आप HBr, नहीं ये HI था, बेटा HI है, कुछ भी लिख रहे हैं, HI। जब इसको वाटर में डाला जाएगा तो ये होगा 2 आयंस, और जब H2SO4 को वाटर में डाला जाएगा तो ये देता है 2H+ और एक SO4-2, तो 3 आयन। तो ये नंबर ऑफ आयंस कौन ज्यादा दे रहा है तो उसकी ही क्या मैक्सिमम कंडक्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज
करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो इसने अगेन वही क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ पे पूछा है बेटा मोलर कंडक्टिविटी मतलब लैम्बडा एम, कंडक्टिविटी नहीं मोलर कंडक्टिविटी बोली है, मतलब लैम्बडा एम पूछा है, लैम्बडा एम के लिए कंडक्टेंस बढ़ता है। देखिए कंसंट्रेशन बढ़ रही है क्या, देखिए 1 एम, भाई हमारा HCl भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इलेक्ट्रोलाइट तो सेम है लेकिन डिफरेंस किसमें है, कंसंट्रेशन में है। जरा कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है, जरा कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है, बताइए जल्दी। देखिए अब हम बताते हैं भाई, मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू होता है, फॉर्मूला लिखिए, कप्पा इनटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन एम। अब मुझे बताइए अगर मैक्सिमम निकालना है तो मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम चाहिए, तो कंसंट्रेशन मिनिमम होनी चाहिए, आया ना, कंसंट्रेशन मिनिमम होनी चाहिए। तो क्या बी ऑप्शन में कंसंट्रेशन हमें मिनिमम देखने को मिल रही है, तो क्या बी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। आपका भी यही आया है, अरे मैच करवा लिया है क्या, बता तो दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब भी हम बात कर रहे थे वो किस पर था, वो नॉर्मल कंसंट्रेशन पर था, एट कंसंट्रेशन। जो भी अब तक मोलर कंडक्टिविटी की बात चल रही थी उससे हम बोल रहे थे मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन, लेकिन यहाँ पर है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जिसे हम डिनोट करते हैं लैम्बडा, या नीचे आता है एम, जो कि हो गया मोलर कंडक्टिविटी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन के लिए ऊपर लिख दिया जाता है ये इनफाइनाइट, इनफाइनाइट डाइल्यूशन बोल दीजिए, या इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, जीरो। तो इस तरह भी इसको डिनोट करा जाता है लैम्बडा एम कंसंट्रेशन जीरो। समझ गए, ये डिनोट करने का तरीका हो गया है। अब यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देखो मोलर कंडक्टिविटी, अब कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसे वाटर में डाल दिया गया है, वाटर में डालने पर वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, लेकिन आयंस के बीच में क्या होता है, अभी भी इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स है, क्योंकि आयन से आयंस के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग की वजह से उनमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स अभी भी है। वो एक्वस के अंदर है लेकिन उनमें इंटर आयनिक अट्रैक्शन फोर्स अभी भी है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे, डाइल्यूट मतलब हम वाटर ऐड करे जा रहे हैं। जब हम वाटर ऐड करे जा रहे हैं तो धीरे धीरे जो आयंस है उनमें क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, बढ़े जा रहा है, हम और डाइल्यूशन करे जा रहे हैं, बढ़े जा रहा है। और एक टाइम ऐसा आएगा जब एक दूसरे पर लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जीरो हो जाएगा, और उस टाइम पर आयंस अपने इंडिपेंडेंट माइग्रेशन को शो करने लग जाएंगे, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन शो करने लग जाएंगे। इस बात को समझाने के लिए डिबाय अक्ल उन सेगर आए, जिन्होंने एक इक्वेशन दी और एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया, और उसके आधार पर हमें बताया कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होता है, वो हम देखने वाले हैं। देखिए उसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, डायरेक्ट टाइम खराब नहीं करना है, हम डायरेक्ट ग्राफ पे बात करने वाले हैं। ये तो हो गया हमारा कंसंट्रेशन वाला, कंसंट्रेशन, और ये हो गया हमारा लैम्बडा एम। अब देखिए कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसे वाटर में डालने पर मान लीजिए अभी कंसंट्रेशन ये आ रही है, इसका लैम्बडा एम कुछ इस जगह देखने को मिल रहा है। कोई स्केल है,
ठीक है यहाँ तक। चलिए, जब मैं डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डाला जाता है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाता है, देन हम क्या कर रहे थे, उसमें डाइल्यूशन कर रहे थे। डाइल्यूशन करने पर इंटर यानी अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम हो रहे थे, मतलब मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा था ऐसी, और उसे हम डिनोट भी नोट डाउन भी करे जा रहे थे। तो हमें इस तरह से जैसे जैसे मैंने डाइल्यूशन करा, तो इस तरह से हमें बढ़ी हुई मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू मिलने लगी कुछ इस तरह से। ये देखो बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, 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 अब बढ़ रही है। अब क्या हुआ है, अब क्या हुआ है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक हम, अब इनफाइनाइट कोई कुछ वैल्यू थोड़ी ना होती है, बस करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है ना वहां तक पहुंचना, एक टारगेट नहीं है, इनफाइनाइट तो बस चल रहा है। तो हम करे जा रहे थे, दोनों पे इंट्रायनी अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल जीरो हो गए, इंडिपेंडेंट माइग्रेशन शो करने लग गए। तो वहां पर इस तरह का हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिला। और डिबाय अक्लॉन्सेगर ने क्या करा, इसको एक्स्ट्रापोलेशन की हेल्प से इस ग्राफ को आगे बढ़ाया। तो कुछ इस जगह कट कर रहा था जहां पर कंसंट्रेशन जीरो थी, जहां कंसंट्रेशन जीरो थी वहां पर उन्होंने बोल दिया कि भाई साहब इस जगह पर मोलर कंडक्टेंस एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ चुका है। ये क्या हो गया, मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ चुका है। ये किसके लिए था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझ जाना बेटा, लिख लेना आराम से। वहीं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जब ये एक्सपेरिमेंट जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए किया गया, तो वहां पर वीक इलेक्ट्रोलाइट को जब वाटर में डाला जाता है तो पार्शियली डिसोशिएट होता है। जब वो पार्शियली डिसोशिएट होगा तो उसके मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू भी काफी कम देखने को मिलेगी। मान लेते हैं वो कुछ इस जगह पे थी, लेकिन जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करेंगे तो वो अपने आयंस में डिसोशिएट होगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा क्योंकि अल्फा बढ़ेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह से देखने को मिला, धीरे 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 क्या हो रहा था, मोलर कंडक्टेंस बढ़ रहा था। और एक एक टाइम पर आने के बाद ये थोड़ा सा नीचे चला गया, ऐसा नहीं हुआ था ना, नीचे नहीं गया था, ऊपर जा रहा था भाई। आने के बाद ये जो हमारा मोलर कंडक्टेंस है उसके पैरेलल में ही चला जाता है, इस पे बन नहीं रहा है ढंग से, उसके पैरेलल हो जाता है। अब यहाँ पर हम इसके लिए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पाए। तो यहाँ पर ये पता चला कि जो डिवाई अगलवंशेकर ने जो एक्सपेरिमेंट करा था वो ओनली एंड ओनली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल था। वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोई भी कमेंट नहीं कर पाए थे। और उसी को देखते हुए इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक इक्वेशन दी जिसे बोला था डिवाई अगल वंशेकर, जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, लैम्बडा एम इक्वल टू लैम्बडा एम इनफाइनाइट, इसको थोड़ा इधर बढ़ा देते हैं, माइनस बी अंडर रूट सी। ये होता है हमारा डी बाई अकलन शेगर कांस्टेंट, और सी इज अ कंसंट्रेशन, जिसे बोला जाता है डी बाई अगल अकल डी बाई हक्कल ऑन सेगर इक्वेशन। तो ये सभी चीजें बातें हो चुकी है, डिवाई अक्कल होन्सवेगर ने क्या बताया है, और यहाँ पे किस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन को फाइंड आउट करा गया। देन उसके बाद ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्सट्रापोलेशन की हेल्प से भी हमें यहाँ पर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट नहीं कर पाए थे, क्योंकि ये जो मोलर कंडक्टेंस था उसके ही पैरेलल चला चला गया था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं आगे बेटा, कोलराउस लो। इसके आगे हम देखने वाले हैं कोलराउस लो क्या हुआ है।
नेक्स्ट है हमारा कोलराउस लॉ। कुछ डेफिनेशन लिखी हुई है, पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट हो जाएगी जल्दी। At infinite dilution, when dissociation is completed, each ion make a definite contribution toward equivalent conductance of an electrolyte, irrespective to the nature of other ion. इंग्लिश में तो आ गया वो आपको समझना, अब हम समझाते हैं। देखो कोलराउस जो है, इन्होंने एक लॉ दिया है जिसे बोला जाता है कोलराउस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए एप्लीकेबल था। ये जो लॉ था वो दोनों के लिए एप्लीकेबल था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जब भी जो इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, जब भी इन्हें वाटर में डाला जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। पहले मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। जब ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं तो डाइल्यूशन करने पर जो आयंस है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के, वो दूर दूर जाने लगते हैं। इंटरएनियर अट्रैक्शन फोर्स धीरे धीरे कम होने लगता है और एक टाइम ऐसा आता है जहां इंट्राएनियर अट्रैक्शन फोर्स जीरो हो जाता है। तो ये अपना इंडिपेंडेंट माइग्रेशन शो करने लग जाते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि अपना कंट्रीब्यूशन, डेफिनेट कंट्रीब्यूशन शो करने लग जाते हैं। तो वहां पर हम इसके मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए बोला गया कि जब हम इसको वाटर में डालते हैं, देन उसके बाद हम इसमें क्या डाल रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं। डाइल्यूट करने पर क्या होगा, जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो बढ़ेगा। जब अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे। हम डाइल्यूट करे जा रहे हैं, अल्फा बढ़ता जा रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा जब अल्फा 1 हो जाएगा, जहां हम बोल देते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो कंप्लीटली डिसोशिएट हो चुका है। देन उसके बाद भी हम क्या करे जा रहे हैं, डाइल्यूट करे जा रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, अब इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स वीक होने लगेंगे और इंटरआयनिक अट्रैक्शन फोर्स एक टाइम पर जाकर वो भी जीरो हो जाएंगे। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम बोल देंगे कि वीक इलेक्ट्रोलाइट भी अपना इंडिपेंडेंट माइग्रेशन शो करने लग जाते हैं। इसे कोलराउस ने समझाया था, यही हमारा कोलराउस लॉ था। और इसके बाद कुछ इसमें टर्म्स दी गई है, वो हम देखने वाले हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि कोलराउस लॉ क्या था। देन हम देखने वाले हैं कि जब भी हम वाटर में डाल रहे थे किसी इलेक्ट्रोलाइट को, तो जो इलेक्ट्रोलाइट को, तो जो मोलर कंडक्टेंस था एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो क्या हो जाता है, मोल मोलर कंडक्टेंस ऑफ केटायन, क्योंकि दो पार्ट में टूटेगा, केटायन एंड एनायन का सम ही हमारा क्या होता है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। जो केटायन है और एनायन है वो दोनों अपना इंडिपेंडेंट माइग्रेशन शो करने लग जाते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन शो करने लग जाते हैं। इस वजह से इन दोनों के जो केटायन और एनायन के मोलर कंडक्टेंस का सम है, वही हमारे क्या बोल सकते हैं हम, सॉल्यूशन के मोलर कंडक्टेंस होगा। मोलर का सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टेंस होगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को समझाने के लिए एक लाइन लिखी हुई है, इफ डेल्टा lambda m infinite cation and lambda m infinite anion are given, then lambda m infinite of electrolyte। अब हम x और by के लिए लिखने वाले हैं कि किस तरह से लिखा जाता है, ये देखने वाले हैं। तो यहाँ देखिए, x by को जब वाटर में डाला जाएगा तो ये किस में टूटेगा बेटा, ये होगा x, तो आपको आता हुआ डिसोसिएट करना, दो y बी माइनस एक्स, कुछ इस तरह से अपने आयंस में टूटेगा, जहां हमें केटायन मिलने वाला है ए प्लस वाई के एक्स पार्टिकल में देखने को मिलने वाले हैं, और एनायन बी बी माइनस एक्स के वाई पार्टिकल में देखने को मिलने वाले हैं। तो जब भी इसका मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा जाएगा तो कुछ इस तरह से होगा, मोलर कंडक्टेंस एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसका ए एक्स बी वाई इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस at infinite dilution of cation A plus Y। अब ये एक केटायन का है, लेकिन वाटर में कितने केटायन हैं, ये है X प्लस
मोलर कंडक्टेंस m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एनायन B माइनस y, ये एक एनायन का मोलर कंडक्टेंस है, तो टोटल हमारे कितने जो एनायन वाटर के अंदर होने वाले हैं y। तो इस तरह से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन शो करा जाता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, देखिए K2SO4 Al2SO4 3 थर्ड क्वेश्चन है एंड फोर्थ क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ थर्ड, जिसके अंदर सारी चीजें कवर हो रही है, जिसके अंदर 1, 2 और 4 तीनों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट कवर होने वाले हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको 1, 2 और 4 आपको करने और कमेंट में बताना है कि आपसे बने हैं या नहीं बने हैं और आंसर क्या होने वाला है। तो ये है Ca, ये इसका सॉल्यूशन होने वाला है बेटा। यहाँ पर हमें दिया हुआ है CaCl2 इलेक्ट्रोलाइट, जब इसको वाटर में डाला जाएगा CaCl2, तो ये डिसोशिएट होगा Ca+2, Ca आएगा यहाँ पर Ca, Ca+2 प्लस 2Cl-, इस तरह से इसका डिसोसिएशन देखने को मिलने वाला है हमें। तो अब इसके लिए अगर मैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखेंगे, तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन लिखना आना चाहिए, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर, इसके लिए CaCl2 इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर कैटायन Ca+2 प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और किसके लिए Cl-। अब Cl- कितने हैं 2, तो आगे के क्या मल्टीप्लाई होने वाला है 2। अब यहाँ पर हमें कुछ वैल्यू दी गई है, देखिए द आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ Ca+2 एंड Cl- आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन 119 एंड 76 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। Calculate the molar and equivalent conductivity of CaCl2 and infinite dilution। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हमें CaCl2 की मोलर कंडक्टिविटी को जो है कैलकुलेट करना है, तो हम उसके लिए एक्सप्रेशन लिख चुके हैं। तो हमें क्या करना है, अब बस वैल्यू डालनी है। अरे सामने लिखा हुआ है, वैल्यू डालनी तो है, तो डालिए 119 प्लस 276, ये हो जाएगा 119 152, जो कि हो जाएगा 17 और 271 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओम इनवर्स। अब ये किसकी वैल्यू हो गई है बेटा, देखिए आपको कैलकुलेशन के साथ साथ ये भी देखना है कि आप पूरा जो पार्ट है हमारी कॉपी है उसका यूज कर सको, क्योंकि हमें कॉपी भी भरनी है, वहां पे आंसर आ जाए उससे मतलब नहीं है, कॉपी भी भरी हुई दिखनी चाहिए। तो आप पूरा स्टेप वाइज जो सॉल्यूशन है उसको बनाइए। आप जब बनाएंगे तभी प्रैक्टिस में आएगा, तो आप करिए, ठीक है। ये तो था हमारा मोलर कंडक्टिविटी CaCl2। अब हम निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके लिए CaCl2, जो कि होता है, फॉर्मूला आपको याद है, हमें भी याद है भाई, मोलर कंडक्टेंस ऑन वैलेंसी फैक्टर, ये किसका है CaCl2। तो यहाँ पर CaCl2 का वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 271 डिवाइड बाय 2, जो कि हो जाएगा 135.5 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल इनवर्स नहीं आएगा, इक्विवेलेंट आएगा यहाँ पर।
इक्विवेलेंट इनवर्स और ओम इनवर्स। कुछ इस तरह से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। देख लिया आपने, समझ भी गए होंगे। देखिए इस तरह से हमारे 4 क्वेश्चन हैं। इन दोनों के लिए हमें क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना सीखना है और फोर्थ क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। तो आप करिए और हमें कमेंट करके बताइए बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं। अब हम आगे ले रहे हैं एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ की एप्लीकेशन पे बात करी जाए तो डिटरमाइन ऑफ लैम्बडा एम इनफाइनाइट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। फर्स्ट एप्लीकेशन है हमें हमारी कि हम क्या करेंगे, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करने वाले हैं, जो भी हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया जाएगा और जो डाटा दिया जाएगा उसकी हेल्प से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम बताने वाले हैं, सेकंड क्वेश्चन आप करेंगे। सबसे पहले मुझे बताइए, जब ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर NH4OH का हमें क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फाइंड आउट करना है। और हमें क्या दिया हुआ है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4Cl जो जिसकी वैल्यू है A, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है B, एंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन KOH जिसकी वैल्यू हमें दी हुई है C। और हमें फाइंड आउट करना है NH4OH की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को फाइंड आउट करना। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए किस कैसे करना होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखने वाले हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा हम सीधे सीधे एक्सप्रेशन को लिखने वाले हैं। तो इसका एक्सप्रेशन जब लिखेंगे तो ये NH4Cl को जब वाटर में डाला जाएगा तो हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसके लिए NH4 प्लस प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। अब आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन अच्छी तरह। Cl माइनस, इसी तरह से KCl और KOH के लिए हम लिखने वाले हैं। तो ये हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन K प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Cl माइनस। इसी तरह से अगर इसकी बात करी जाए तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन K प्लस एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन OH माइनस। कुछ इस तरह से हम जो भी तीनों हैं इसका एक्सप्रेशन लिख देंगे। अब इसको हम नाम दे रहे हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब हम तीनों इक्वेशन को इस तरह से जोड़ना है और इस तरह से घटाना है या ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है कि हमें NH4OH मिल जाए। मीन्स हमें मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4OH बच जाए और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन OH माइनस बच जाए। तो देखिए अगर मैं मुझे बचाना है NH4OH NH4 को और OH को। OH कहाँ है बेटा, ये रहा। इन दोनों को बचाना है तो इन दोनों को मैं ऐड कर दूं। मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 1 और 3 को हम ऐड कर दें एंड हमें इसमें से Cl माइनस देखो जो एक्स्ट्रा आ जाएगा ऐड करने पर, और K प्लस जो एक्स्ट्रा आ रहा है इनको हटाना भी है। तो देखिए सेकंड अगर इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहाँ पर K से K कट जाएगा और Cl से Cl कट जाएगा। तो ओनली क्या बचेगा, ये दोनों बचने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो देखिए फाइनल में क्या बचेगा हमारे पास, क्या बच रहा है देखिए, क्या ये दोनों Cl माइनस से Cl माइनस कैंसिल आउट हो गए हैं, K प्लस से K प्लस कैंसिल आउट हो गया है। तो हमें फाइनल बचा है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NH4 प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये हो गया हमारा OH माइनस। तो यही हमारे पास फाइनल में बचने वाला है। अब इनकी जो वैल्यू है वो भी हम इसी सीक्वेंस में अरेंज कर देंगे। 1 और 3 को ऐड करेंगे, A और C को ऐड करना है, A प्लस C
और बी की वैल्यू जो सेकंड में आ रही है वो माइनस करना है, माइनस बी। तो हमें फाइनल में क्या देखने को मिलेगा जब इस एक्सप्रेशन को कंप्लीटली लिखा जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसका? NH4OH, NH4OH, जो कि हो जाएगा A+C-B। कुछ इस तरह से एप्लीकेशन 1 के क्वेश्चन को हमें अटेम्प्ट करना है। देख लीजिए एक बार। दिख रहा है आपको? तो क्वेश्चन 1 आपको समझ में आ चुका होगा। इसी तरह से देखिए सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से ही है, जो आपको करना है, जो किसको करना है? आपको करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको करना है, इजी क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पर हमें BaCl2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ पर BaCl2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड एप्लीकेशन, बी एप्लीकेशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसे हम बोलते हैं अल्फा, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे बोला जाता है के, ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कंसंट्रेशन सी। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं जो डायरेक्टली याद रखने हैं। अल्फा इक्वल टू होता है लैम्बडा मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी। ये आपको दिख रहा हो तो मैं बड़ा लिख देता हूँ, मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी एंड मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो कि होता है अल्फा, जो कि होता है हमारा अल्फा, जो हमें डायरेक्ट याद रखना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। उसी तरह डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं के, ये के आएगा ओनली, के इक्वल टू हो जाता है सी अल्फा स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं बेटा, दिख नहीं रहा मुझे, ही नहीं दिख रहा हो तो अच्छी तरह। के इक्वल टू हो जाता है सी अल्फा स्क्वायर, जो कि के इक्वल टू हो गया है सी अल्फा स्क्वायर, जो कि आपको याद रखना है। इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। सब सही चल रहा है ना? एक बार कमेंट करके बता दीजिए, आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है रेगुलर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही किसी तरह की? जल्दी बताइए। इसी जो हमारे बी और सी एप्लीकेशन है उस पर बेस हमने दो क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आपको करने हैं। सी एप्लीकेशन को हम पहले समझ लेते हैं। सी एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन सोलिबिलिटी और स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट। स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट क्या होता है? जो वाटर में पार्शियली ही डिसोशिएट होता है। जैसे वाटर में डाला है, बहुत कम मात्रा, मतलब बहुत कम मात्रा में वो क्या हुए हैं, उस वाटर के अंदर घुले हैं, बाकी वो कहाँ जाके नीचे डाउन हुए हैं, नीचे पीपीटी की फॉर्म में नीचे बैठ चुके हैं। उसे बोलते हैं हम स्प्रिंगली सोल्यूबल सोल्ट, जो बहुत ही कम उसमें घुले, जो कि हम आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर भी पढ़ते हैं। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो पॉइंट जहां पर मैक्सिमम सोलिबिलिटी आ चुकी है, जहां पर जितना हमारा सॉल्ट था वो घुल चुका है, इसके बाद अब वो पीपीटी की फॉर्म में कन्वर्ट होने वाला है, या सेचुरेशन आ चुका है, उस पॉइंट को बोला जाता है सेचुरेटेड सॉल्यूशन। अब उस केस में हमें एक फॉर्मूला है जो मोलर कंडक्टेंस एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन में लिखा हुआ है, जहां पे हम, ये फॉर्मूला हमारा होता है जहां पर हम मोलैलिटी को सोलिबिलिटी से इंटरचेंज कर देते हैं, और एक नया फॉर्मूला हमें देखने को मिल जाता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्वल टू के इंटू 1000। अब ये थोड़ा लेक कर रहा है बेटा, अपॉन सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी इज अ, इसके लिए भी फॉर्मूला होता है एन सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
सेम फॉर्मूला होने वाला है जो कि मोलरिटी का होता है। यहाँ पर हम जो सोलिबिलिटी लिखते हैं वो स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के लिए लिखा जाता है। अब इसी के साथ एक नीचे एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसके लिए सोलिबिलिटी या एक्सप्रेशन किस तरह से लिखा जाता है वो हम देखने वाले हैं। हम डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो ड्राइव करके बता देते हैं। बाकी आपको और डिटेल में जानना है तो ये आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर डिटेल में पढ़ाया जाता है। जो टॉपिक का नाम है वो है केएसपी, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर मुझे इसका केएसपी फाइंड आउट करना है तो केएसपी के लिए केएसपी हम क्या करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा जगह बनाते हैं बेटा पहले, यहाँ पर थोड़ी जगह बनाई जाए। देखिए हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में या इसकी कंसंट्रेशन ए होगी, लेकिन जब ये वाटर में डाला जाता है तो ये एस पार्ट इसमें सोल्यूबल होता है, क्योंकि हमने बोला है स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। तो भाई पूरा तो नहीं होने वाला है, पूरा तो सोल्यूबल नहीं होने वाला, तो हम बोल रहे हैं जो एस पार्ट है वही सोल्यूबल होगा। तो एक मोल से एक्स मोल बनते हैं, तो यहाँ पर एस से बन जाएगा एक्स एस और ये हो जाएगा वाई एस। अब यहाँ पर जब केएसपी फाइंड आउट करी जाती है तो केएसपी इक्वल टू हो जाता है, देखिए केटायन वाली कंसंट्रेशन एक्सेस की पावर में स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ केटायन मल्टीप्लाई में कंसंट्रेशन ऑफ एनायन वाई एस और स्टैइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ एनायन का आ जाएगा पावर में। आ चुका है, तो इसको हम डायरेक्ट केएसपी की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो हम लिख देते हैं एक्स एक्स वाई वाई एक्स एक्स प्लस वाई। इस फॉर्मूले से भी हम डायरेक्ट केएसपी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक्स एक्स क्या है, वाई वाई क्या है, जो कि हम यहाँ समझा चुके हैं। आप करिए क्वेश्चन, अप्लाई करके देखना, आपको पता लग जाएगा। तो इसी बात को हम आगे बढ़ाते हुए हमने दो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर 1 एंड 2, सीधे सीधे दोनों के दोनों क्वेश्चन फॉर्मूला बेस है। जो कौन करने वाला है, जो आप करने वाले हैं, जो भी फॉर्मूले दिए हुए हैं डायरेक्ट लगाने हैं, वैल्यू पुट करनी है और आंसर लेकर आना है। इजी कॉन्सेप्ट होने वाला है। देखिए फर्स्ट में तो हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है और डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, जो कि हमारा एप्लीकेशन बी पर बेस क्वेश्चन है। और थर्ड सेकंड क्वेश्चन में हमें सोलिबिलिटी एंड सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है, जो कि एप्लीकेशन थर्ड पर बेस क्वेश्चन है। हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना, चलिए हो जाएगा तो आगे बढ़ जाते हैं भाई। हम आगे बढ़ जाते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नेक्स्ट टाइम हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बेटा, जब भी मान लिया किसी सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, ये कोई कंटेनर है, एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं अभी, इसमें कोई इलेक्ट्रोड रखा हुआ है, जो चार्ज इलेक्ट्रोड का होने वाला है, चार्ज इलेक्ट्रोड चार्ज और अपोजिट एक्वस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप होता है उसे ही हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। जो चार्ज जो इलेक्ट्रोड चार्ज होगा उससे अपोजिट चार्ज सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा उसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोला जाता है। मान लेते हैं अगर ये कोई पॉजिटिव चार्ज है और सॉल्यूशन हमारा नेगेटिव है, तो इन दोनों के चार्ज डिफरेंस के कारण पोटेंशियल डेवलप हो रहा होगा और उसे ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। क्लियर हो गया होगा, अरे क्लियर हो गया होगा, हो गया क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम दो तरह के पोटेंशियल की बात करते हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड सेकंड इज रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड इज रिडक्शन पोटेंशियल। सेकंड है हमारा रिडक्शन पोटेंशियल। अब दोनों को हम वन बाय वन देखने वाले हैं।
दोनों को हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को बोला जाता है ओपी। अरे ओपी, ये हो गया आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए समझते हैं थोड़ा। इसके लिए एक कंटेनर ले रहे हैं। इस कंटेनर के अंदर हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है। हम्म, जिस जो ये इलेक्ट्रोड है ये हमारा एनोड है। ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमारा एनोड है। चलिए इसको और क्लियर करने के लिए हम बोल देते हैं जो एनोड लिया है हमने वो जेडन का लिया है। जो एनोड लिया है वो हमने जेडन का लिया है। जेडन का इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। एनोड जो लिया है वो जिंक का एनोड लिया है हमने। और ये हमेशा याद रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो कोई कुछ भी बोले लेकिन एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। ये याद रखना बेटा, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो पूरा ही इसी बात पे डिपेंड करेगा कि हो क्या रहा है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो जिंक है वो हमारा एनोड है। ये किसी सिस्टम से जुड़ा हुआ है हमें नहीं पता है। और हमने सॉल्यूशन भी ले लिया है यहाँ पर ZnSO4। सॉल्यूशन में हम ले लेते हैं ZnSO4। अब यहाँ एनोड पर क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। अभी सॉल्यूशन ZnSO4 सॉल्यूशन है जो कि न्यूट्रल न्यूट्रल है। न्यूट्रल और हमारी जो इलेक्ट्रोड है वो भी न्यूट्रल है। जिंक का इलेक्ट्रोड है और सॉल्यूशन ZnSO4 है, उसी का सॉल्यूशन है जो कि दोनों के दोनों न्यूट्रल है। अब यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस चालू होगा, जेडन पर क्या जो एनोड पर क्या होता है? एनोड पर होता है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से जो जेडन है, ये जेडन है वो क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन लूज करके वोटर में चला जाएगा। आया ना? अरे पता है ना ये तो। जेडन क्या करेगा? अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। जेडन प्लस 2 की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा। ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं। थोड़ा लेट कर रहा है बेटा। इसी तरह से दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फिर कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। फिर दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कहाँ आ जाएगा? सॉल्यूशन में आ जाएगा। अगर आप समझ पा रहे हैं तो इलेक्ट्रोड पर ये पहले लूज क्यों कर रहा है? क्योंकि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करना है जो ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जेडन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और कहाँ आ जा रहा है? सॉल्यूशन पे आ जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन तो कहाँ रह गए हैं? इलेक्ट्रोड पर रह गए ना। जब इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन रह गए हैं तो धीरे धीरे वहां पर कौन सा चार्ज बढ़ रहा है? नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। और वही सॉल्यूशन के अंदर Zn+2 आ रहा है जो कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो ये तो धीरे धीरे नेगेटिव प्लेट होती जा रही है और ये सॉल्यूशन पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन होता जा रहा है। क्या दोनों में अपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है? जब दोनों में अपोजिट चार्ज डेवलप हो रहा है तो दोनों अपोजिट चार्ज के बीच में एक पोटेंशियल जो है वो डेवलप होने लगेगा, जिससे बोल दिया जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसे बोल दिया जाता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ चुका होगा? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है समझ में आ चुका होगा। चलिए, इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए इसी में मैं आपको रिडक्शन पार्ट भी बता दे रहा हूँ। व्हाट इज रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? टाइम खराब नहीं करना है, जल्दी 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 चीजें हमें क्लियर करनी है। चलिए नया ही बना देते हैं, क्यों टाइम खराब करना। ठीक है, नया ही बना देते हैं। बना रहने दीजिए उसको, ताकि आपको कंपेयर करने में इजी होगा।
ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर अगेन दोबारा एक इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और इसके अंदर अब हम, ये हमारा कैथोड है, पहले हम बता दें ये हमारा कैथोड है। तो साइड में लिखा हुआ है कैथोड पर क्या होता है बेटा, कैथोड पे रिडक्शन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। हम इसको कॉपर की प्लेट ले रहे हैं और जो सॉल्यूशन होने वाला है वो है CuSO4, वो होने वाला है CuSO4। कॉपर की प्लेट में सॉल्यूशन जो होने वाला है वो भी उसका ही होने वाला है CuSO4। अब इस पर क्या होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ से CuSO4 जो होंगे वो CuSO4+2 क्या है, क्योंकि जो CuSO4 है जब मैंने वाटर में डाला था वो Cu+2 और SO4 में डिसोशिएट हो चुके हैं, लेकिन जितने दोनों के इक्विवेलेंट क्या है, बराबर है, इस वजह से अभी तक क्या जो सॉल्यूशन है हमारा वो क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अब क्या हो रहा होगा, अब समझते हैं। यहाँ पर जो सॉल्यूशन के अंदर Cu+2 आयन है वो कहाँ आने लगेंगे, धीरे धीरे यहाँ पर आने लगेंगे। अब यहाँ पर वो क्या लेने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन लेकर जाने लगेंगे, और इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर ही इकट्ठे होने लग जाएंगे, धीरे धीरे कॉपर इकट्ठी होने लग जाएगी। ये क्या करेंगे, सॉल्यूशन में से Cu+2 निकल निकल के इलेक्ट्रॉन लेकर आसपास कॉपर इकट्ठी होने लग जाएगी। कॉपर जब इकट्ठे होने लग जाएंगे तो यहाँ पर जब ये इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी और पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने लग गया है। और वहीं जब यहाँ से Cu+2 जा रहे थे तो बच कौन रहा था, SO4-2। तो सॉल्यूशन के अंदर कौन सा चार्ज आने लगेगा, सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा। और जब सॉल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप होने लगेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होने लगेगा, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, और पोटेंशियल को ही हम बोल देते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। जो किसके कारण हुआ है, कैथोड पर रिडक्शन के कारण, कैथोड पर रिडक्शन के कारण एक पोटेंशियल डेवलप हो गया है जिसे बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे बोला जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। आप समझ चुके होंगे दोनों बातें, आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर क्या इक्वेशन हो जाएगी, Cu+2 जो है सॉल्यूशन के अंदर वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर इलेक्ट्रोड पर ही कॉपर जाकर मिल जा रहा है, और सॉलिड जाके इकट्ठा हो जा रहा है। यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डेवलप होता है, रिडक्शन जब हो रहा होता है तो रिडक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है। तो ये तो हो गया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। अब मैं बात करने वाला हूँ SRP और SOP। ये क्या होता है सर, देखिए जब स्टैंडर्ड कंडीशन पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल को फाइंड आउट करा जाता है, उसे हम बोलते हैं SRP एंड SOP। SRP इज ए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और ये नहीं लगाना है, इसका मतलब तो गलत निकल जाएगा। क्या लिख देते हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो करे तो हो जाता है SOP, और अगर रिडक्शन पोटेंशियल एक स्टैंडर्ड कंडीशन फॉलो करे तो वो हो जाता है SRP। SRP इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं SOP एंड SRP की, तो स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो कंडीशन होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन जो होगी, स्टैंडर्ड कंडीशन यहाँ पर जो देखने को मिलने वाली है वो होगी 1 मोलर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर होना चाहिए, सॉल्यूशन 1 मोलर होना चाहिए। प्रेशर यहाँ पर 1 बार होना चाहिए, प्रेशर यहाँ पर 1 बार या 1 एटीएम होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, कंसंट्रेशन हमारी 1 मोलर होनी चाहिए, प्रेशर 1 बार या 1 एटीएम होना चाहिए। और कंसंट्रेशन की अगर बात बोली जाए तो कंसंट्रेशन यहाँ पर नहीं, सॉरी, टेम्परेचर, टेम्परेचर रहेगा ना, टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, ये हमारी स्टैंडर्ड कंडीशन होने वाली है, जहां पर एसओ जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उसको हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और रिडक्शन पोटेंशियल को बोल दिया जाता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करना,
ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए बात करने वाले हैं। जिसके अंदर अभी देख लेते हैं सब सही चल रहा है ना, भाई कोई दिक्कत तो नहीं हो गई। एक बार आप भी कमेंट करके बता दीजिए सब सही है ना, स्क्रीन शो हो रही है, आवाज आ रही है ना। कमेंट का वेट है बेटा, करिए। हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, हाँ बढ़िया आवाज आ रहा है। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? देखिए यहाँ पर हम एक टेबल है जो आपको दिख रही होगी, पूरी नहीं दिख रही है। चलिए, एक टेबल आपको दिख रही होगी जिसमें एलिमेंट एक सीक्वेंस में जमे हुए हैं, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जो क्या डिनोट कर रही है, जब टेबल में टॉप टू बॉटम आने पर, टेबल में जब हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं तो एक वैल्यू भी लिखी हुई है। इधर देखिए आप साइड में वैल्यूज लिखी हुई है क्या? कुछ यहाँ पे कुछ वैल्यूज देखने को मिल रही है। ये वैल्यूज टॉप टू बॉटम आने पर वैल्यूज जो है वो बढ़ रही है। वो वैल्यू बढ़ रही है मतलब है एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है। ये डिनोट कर रही है एसआरपी की वैल्यू को। ये जो वैल्यू है वो वैल्यू है जो, वो वैल्यू है हमारी एसआरपी। आप समझ रहे हैं? इलेक्ट्रो की ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें एलिमेंट को सीक्वेंस वाइज अरेंज करा गया है, जिसमें टॉप टू बॉटम आने पर जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं, जो हमें रिप्रेजेंट करते हैं एसआरपी को, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जो कि हम देखने वाले हैं। जब भी जब भी एसआरपी की वैल्यू बढ़ती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपको शो हो रहा है ना? ठीक है, बढ़िया शो हो रहा है। हाँ, जब भी एसआरपी की वैल्यू बढ़ती है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है। ऑक्सीडाइजिंग पावर पता है आपको? ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट पता होगा। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर पढ़ के आए हैं ना भाई? रिवीजन चल रहा है, रिवीजन चल रहा है, ये नहीं बताएंगे क्या होता है? रेडॉक्स यहाँ नहीं पढ़ाया जाता, इलेक्ट्रो पढ़ाया जा रहा है। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर, जब भी एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी, टॉप टू बॉटम आने पर एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है। जब भी एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ेगी, मींस ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी और खुद का रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ेगी। क्या बोल सकते हैं हम? एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ रही है, मतलब सामने वाले को ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी बढ़ रही है। वहीं हमें पता है जो एसआरपी और एसओपी है वो आपस में इन्वर्सली होते हैं। एसआरपी इन्वर्सली एसओपी, ये पता है ना आपको? ये बताए है ना? तो यहाँ पर देखिए, जब नीचे से ऊपर आ रहे हैं तो एसओपी की वैल्यू बढ़ रही है, और इधर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एसआरपी की वैल्यू बढ़ रही है। और जब एसओपी की वैल्यू बढ़ती है तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। जब एसओपी की वैल्यू बढ़ती है तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है, मतलब रिडक्शन करने की टेंडेंसी बढ़ती है। वहीं बात करें मैक्सिमम एसआरपी, मैक्सिमम एसआरपी उसकी होगी जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी, हम बोल सकते हैं वो रिडक्टेंट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होगा, लिख देते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्टेंट होगा। नहीं, ऑक्सीडेंट होगा। अच्छा, ये ऊपर वाला ही देख लिया ना? नहीं 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 नहीं, गलत बोल दिए बेटा, गलत बोल दिए हैं। मैक्सिमम एक्सआरपी जिसकी होगी, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होगी, और ऑक्सीडाइजिंग पावर जिसकी ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडेंट होगा, ऑक्सीडेंट होगा। हाँ,
और जिसकी एसओपी की वैल्यू ज्यादा होगी, जिसकी मैक्सिमम एसओपी होगी, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी मीन्स उस वो स्ट्रॉन्गली रिडक्टेंट होगा। रिडक्टेंट होगा। याद रखना है, टॉप टू बॉटम आने पर एसआरपी बढ़ती है, तो एसआरपी बढ़ने पर ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है, और एसओपी बढ़ने पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ती है। यहाँ पर मैं ये भी लिख सकता हूँ 1/एसओपी, और ये हो जाएगा 1/एसआरपी। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़ जाएं। आगे बढ़ जाएं। टेबल टेबल आपको याद करनी है बेटा, टेबल आपको याद करनी है। टेबल आपको याद करनी है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीडेशन। देखे, ऑक्सीडेशन अगर हम देखेंगे, मोस्टली जनरली हमें देखने को मिलता है कि जो मेटल है, एनायन ऑफ नॉन मेटल होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है रिएक्शन के अंदर। और जो मेटल आयन है या नॉन मेटल है, उसका क्या देखने को मिलेगा, रिडक्शन देखने को मिलने वाला है। इसी का अगला पॉइंट है, ये तो सारे पॉइंट हो गया हमारे एक के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्या हो रहा है ये, ओके बेटा, एक एक मिनट। चलिए, चलिए, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी मेटल जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, वो क्या होते हैं, हमारे रिएक्टिव मेटल कहे जाते हैं। मतलब जिनका इजिली क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन हो जाए। जिनका इजिली ऑक्सीडेशन हो जाए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब जिनकी एसओपी ज्यादा हो, ऑक्सीडेशन पावर एसओपी ज्यादा हो। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो इजिली इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, मीन्स अपना ऑक्सीडेशन कर ले, इजिली अपना ऑक्सीडेशन कर ले, उसे हम बोलते हैं रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, या रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। रिएक्टिव मेटल अपना ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, अपना ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गए, एक तरह से वो हो गए रिड्यूसिंग पावर। उसकी रिड्यूसिंग पावर हो गई है, क्योंकि सामने वाला का वो क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। और इस केस में जब भी होगा तो एसओपी ज्यादा होगी। ऑक्सीडेशन जब भी हो रहा होगा तो एसओपी सामने वाले की ज्यादा होने वाली है, और एसआरपी कम होने वाली है। एसआरपी हमें कम होने वाली है। उसी तरह से अगर रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल देखा जाएगा, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, जो इजीली इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, वो होती है रिएक्टिव नॉन मेटल। रिएक्टिव नॉन मेटल मतलब रिडक्शन जिसका इजीली हो जाए, जिसका इजीली रिडक्शन हो जाए, रिडक्शन हो जाए, मीन्स उसकी जो एसआरपी हो वो ज्यादा होगी, की एसआरपी ज्यादा होगी, और एसओपी उसकी इनवर्स होगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? कमेंट करके बताइए। मेनली हमें यही ध्यान रखना है, जिसकी एसओपी ज्यादा होगी उसके ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी, उस सामने वाले का रिडक्शन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी एसआरपी ज्यादा होगी उसकी खुद की रिडक्शन करने की टेंडेंसी, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। याद रहेगा? याद रहेगा बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी, वो सामने वाले को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी, और खुद वहां जाके एड ऑन हो जाएगी। जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो नॉन रिएक्टिव वाले को हटा देगा, और खुद वहां जाके जुड़ जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा सर कि रिएक्टिव कैसे होगा? जिसकी एसओपी ज्यादा, वो ज्यादा रिएक्टिव। जिसकी एसओपी ज्यादा, वो ज्यादा रिएक्टिव, तो वो कम एसओपी वाले को वहां से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे कि ये देखिए, रिएक्शन से समझते हैं, Zn प्लस CuSO4 एक्वस
अब यहाँ पे क्या मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई है, वहां जाकर देखिए कि जिंक की एसओपी ज्यादा होती है, कॉपर की एसओपी ज्यादा होती है, जिंक की एसओपी ज्यादा होती है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा, तो और वहां खुद जाके बैठ जाएगा, तो कॉपर को बाहर निकाल देगा और खुद वहां जाके बैठ जाएगा। ये डिस्प्लेस कर दिया है ZnSO4। समझ गए आप? समझ गए आप? समझ गए ना बेटा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो सामने वाले को रिप्लेस कर देगा। और ये कैसे पता चलेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, हम एसओपी की वैल्यू से ये फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट हमारी टर्म से द मेटल विच आर प्लेस्ड अबाउ हाइड्रोजन इन ईसीएस कैन लिबरेट H2 गैस फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट एसिड। जब भी कोई मेटल होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग अगर पर आ रही होगी तो वो क्या कर देगी, सामने वाले एसिड की H2 गैस को निकाल देगी। सीधा याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अबव हाइड्रोजन है तो H2 गैस निकल जाएगी, वरना नहीं निकलेगी। अगर ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी अबव हाइड्रोजन मेटल दी हुई है तो वो क्या करेगी, सामने वाले एसिड की हाइड्रोजन गैस को निकाल देगी और खुद वहां जाकर बैठ जाएगी। एक तरह से ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर H2 गैस फॉर्म हो रही है, इस वजह से हम इसको अलग से लिखा देते हैं। अब क्वेश्चन आ चुके हैं, क्वेश्चन समझिए। फर्स्ट, chromium metal can displace which the following ion from the aqueous solution। अब हम यहाँ पे क्रोमियम मेटल को कौन डिस्प्लेस करेगा? अरे जिसकी एसओपी ज्यादा होगी वो डिस्प्लेस करेगा, जिसकी एसओपी ज्यादा होगी वही डिस्प्लेस करेगा, बाकी कोई भी नहीं कर पाएगा। इसको देखने के लिए हम ईसीएस को देखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे, तो वहां पर मैग्नीज Mg और Ca जो है वो क्रोमियम से नीचे आते हैं और पीबी जो है ऊपर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो Pb+2 है वो क्रोमियम को इजीली ही डिस्प्लेस कर देगा। इसी तरह से अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करी जाए तो यहाँ पर E04 मेटल PQRS, यहाँ पर हर किसी की SRP की वैल्यू दी गई है। ये वैल्यू जो है वो SRP है, SRP की वैल्यू दी गई है और हमें अरेंज करना है PQRS को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। जो कौन करके दिखाने वाला है? आप करके बताने वाले हो, जो आप करके बताने वाले हो, करिए जल्दी। एक का बताइए क्या होगा, जल्दी बताइए। जब भी ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात होगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर ओपी, अरे ओपी से नहीं, ओपी ऑक्सीडाइजिंग पावर को हम कंपेयर करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है एसआरपी के, जो प्रोपोर्शनल होती है एसआरपी के। एसआरपी की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी बढ़ेगी, तो उसका ऑर्डर आप लिख लेंगे। अब रिएक्टिविटी 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 एसओपी की वैल्यू बढ़ती है तो मेटल की रिएक्टिविटी भी बढ़ती है, क्योंकि ये मेटल है, नॉन मेटल नहीं लिखा हुआ, ऊपर लिखा हुआ है फॉर मेटल। तो मेटल की रिएक्टिविटी कब बढ़ती है? जब एसओपी की वैल्यू बढ़ती है। तो रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू एसओपी, तो ये भी आप कर लेंगे। अब तो एसओपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है और हमें पता है जो एसआरपी है वो 1/SOP होता है, पता है। इसी तरह से हम दो पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं आज के चैप्टर का। लास्ट 2 पार्ट हम कल देखने वाले हैं, तो इसे अच्छी तरह से एक बार अगेन दोबारा से देखिए और जो भी क्वेश्चंस हैं उनको बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और बन रहे हैं तो आंसर क्या होने वाला है। मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।